इमरान खान के आज के चकवाल के जलसे ने भी तहलका मचा दिया है और इस वक्त हर तरफ से चहमगोइयाँ हो रही हैं और लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब आखिर करना क्या चाहते हैं। मैं आज के वीलॉग में ये आपको बताऊंगा कि असल इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन है क्या। लेकिन आज जो उन्होंने 4 नुक्ते उठाए और 4 कले जो जिसके ऊपर उन्होंने तोपबाजी की, मैं सबसे पहले वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला जो इशू था जिसको उन्होंने उठाया वो है ISPR, DGISPR के बारे में। इमरान खान ने DGISPR के बारे में क्या कहा था, आप मुलाहिजा कीजिए। DGISPR से ये जरूर सवाल पूछूंगा कि आपने कम से कम समझ तो जाना था मैं क्या कह रहा हूँ। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। अब इमरान खान साहब इसमें DGISPR से मुखातिब होकर ये कह रहे हैं कि आपने जो बयान दिया था, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने सबसे पहले आर्मी चीफ की जो तैनाती थी उसको क्वेश्चन किया था कि इन्होंने ये कहा था कि ये जो चोर हैं ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं और वो आर्मी चीफ इनकी चोरी को सपोर्ट करेगा, आपको वो याद होगा। उसके जवाब में ISPR की तरफ से एक वजाहत आई थी जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर एतराज़ किया कि जब आपने ये बयान दिया तो उसके बाद हम सुस्त रह गए, हम हैरान रह गए कि कैसे आर्मी जैसे इदारे के बारे में कोई सियासी लीडर ये कह सकता है। और बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने बड़ी तफसील के साथ एक रिपोर्ट जारी की थी और एक रिबटल दिया था। उसमें आज इमरान खान साहब ने यह कहा कि DGISPR को ये सोचना चाहिए था कि मैं कह क्या रहा हूँ और इन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए था। लिहाजा ये पहली मरतबा हुआ है इनकी जो कैंपेन है उस कैंपेन के अंदर इन्होंने किसी बाकायदा इदारे के सरबराह को मुखातिब किया है। और ISPR के जो DG होते हैं वो ISPR के DG नहीं होते, वह फ़ौज के DG होते हैं, याद रखिएगा। वो फ़ौज की ज़ुबान बोलते हैं, जो फ़ौज थिंक कर रही है, जो सोच रही है उसकी वो वजाहत करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली DGISPR नहीं है, वो फ़ौज से बराह रास्त इमरान खान साहब मुखातिब होकर ये कह रहे हैं कि आपने जो वजाहत की थी वो गलत की थी। दूसरा जो इसके अंदर नुक्ता है वो इस बार भी इन्होंने कुछ लोगों को गद्दार कहा और उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने गद्दारी की और इनकी गद्दारी की वजह से पाकिस्तान इस हालत को पहुंचा। तो आज इन्होंने गद्दार के बारे में क्या कहा था, ये दूसरा नुक्ता आप ये भी मुलाजा कीजिए। कितनी बड़ी साजिश हुई है आपके मुल्क से, ये जो इन्होंने अमरीकियों के साथ मिलके यहाँ के गद्दारों ने जो साजिश की, सारी कौम को पता होना चाहिए उन्होंने क्या क्या हमारे साथ। तो बेसिकली उनका ये पुराना नैरेटिव है कि वो लोग जिन्होंने इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया या जिन्होंने इस गवर्नमेंट को बनने दिया वो इस मुल्क के गद्दार हैं। और आज की जो गुफ्तगू है उसमें भी वो 3, 4, 5, 6 स्टेप्स आगे चले गए और इसमें उन्होंने कहा कि वो लोग गद्दार हैं। अब मेरा ख्याल है गद्दार कौन हो सकते हैं आप खुद अंदाज़ा कीजिए, क्योंकि जिनका ये बारे में जो बार बार इमरान खान साहब कह रहे हैं वो ज़ाहिर है बड़ा अलार्मिंग है। और मुझे यूँ महसूस होता है कि किसी न किसी वक्त ये नाम ज़रूर लेंगे और जब ये नाम लेंगे तो उस वक्त एक ज़्यादा बड़ा कोहराम बरपा होगा पाकिस्तान में। हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब ये बाकायदा गद्दारी का एक फंदा उसे मसलसल कसते चले जा रहे हैं इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में। ये उसमें से कुछ और बल डाल के कुछ और जो कसना होता है उसको वो कसने की कोशिश करते हैं। और जो तीसरा नुक्ता है वो है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बारे में। ये मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स के बारे में ये पहले भी इमरान खान साहब कहते रहे हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा है वो बड़ा अलार्मिंग है, आप वो भी मुलाजा कीजिए। ये खौफ के बुत को तोड़ दो। टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है आपको डराने वाले? ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। अब अगर आप इस हिस्से को मुलाजा करें तो आपको महसूस ये होगा कि वो बाकायदा बराह रास्त मुखातब हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। और जो हमारी इतलात है मिस्टर एक्स से मतलब इनका लाहौर के जो कमांडर होते हैं जो पंजाब को डील करते हैं ISI के, ये शायद उनसे मुखातिब होते हैं। और वाई ये जो इस्लामाबाद के अंदर जो स्टेशन के को हेड करते हैं उनसे मुखातिब होते हैं। तो इमरान खान साहब वाई और एक्स इमरान खान साहब की नज़र में ये, और वो अपने MNAs अपने MPs को ये बता रहे हैं कि अब अगर आपको ये कहा जाए तो आप खौफ का बुत तोड़ दें और उनसे कहें कि जो आपने करना है करें और हम भी करेंगे, और बाकायदा आप ये टिट फॉर टैट करें। तो ये बिल्कुल आप ये समझें कि लोगों को उबार रहे हैं इमरान खान साहब कि अब आपको अगर किसी गुमनाम नंबर से फ़ोन आता है
तो आपको वो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उसका रिएक्शन ज़ाहिर करना चाहिए। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगाएं कि चंद स्टेप इमरान खान साहब आगे बढ़ गए। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब ये करना क्यों चाह रहे हैं और कर क्यों रहे हैं। एक सवाल बनता है बहुत बड़ा। देखें, दो चीज़ें हैं जो पिछले दिनों जिनके बारे में बार बार जिक्र किया जा रहा था। एक तोशा खाने का केस है, कल इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को महफूज कर लिया है और ये एक ओपन एंड शट केस है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तोशा खाने के अंदर से एक घड़ी और हार ख़रीदा और ख़रीदने के बाद उन्होंने फ़रोख्त किया। फ़रोख्त करने के बाद उस हार और उस घड़ी को इन्होंने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया और ये कानूनी लिहाज से जुर्म है पाकिस्तान में। और जब मियां नवाज शरीफ साहब को सिर्फ इस बात पे सज़ा दी जा सकती है कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी और उस तनख्वाह को जो रिसीवेबल थी बकौल अदलिया के उसे डिक्लेयर नहीं किया था, इस वजह से वो प्राइम मिनिस्टर की सीट से उनको उठा दिया गया था। तो इमरान खान साहब ने तो प्रॉपर तोशा खाने की चीज़ उसको लिया, उसको बाज़ार में बेचा। बाज़ार में बेचने के बाद उससे जो रिलेटेड कीमत थी, मेरा ख्याल है 20% वो ख़जाने में जमा करवाई और उसके बाद वो सारी की सारी रकम उन्होंने गायब कर दी और किसी जगह उसको डिक्लेयर नहीं किया। तो ये ओपन एंड शट केस है और इसमें जो कुछ होने वाला है वो पूरी कौम को पता है, बल्कि पूरे सिस्टम को पता है कि इमरान खान साहब इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लिहाजा इमरान खान साहब की डिस्क्वालीफिकेशन अब साफ नज़र आ रही है। और दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये CEC का इनका इजलास था 2 दिन पहले, उसमें पार्टी के बेशुमार लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तमाम सीनियर और जूनियर लोग। वहाँ पे इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुझे मालूम है कि कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, उनको मैं वार्न करना चाहता हूँ कि लीडर के पीछे चलना चाहिए, अपनी बात नहीं करनी चाहिए और जो ये लोग ये कर रहे हैं मैं उनको पसंद नहीं करता, मैं उनको वार्निंग देता हूँ। सब लोगों का ख्याल था कि शाह महमूद कुरैशी साहब से मुखातिब हैं, क्योंकि सारे सिनेरियो में शाह महमूद कुरैशी साहब खामोश हैं और इनकी मुलाकातें भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ होती हैं, ये सारी दुनिया जानती है। लिहाजा उन्होंने नाम नहीं लिया और वो शाह महमूद कुरैशी साहब से मुखातिब भी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने दाएं बाएं से बात करते करते शाह महमूद कुरैशी साहब के कान में ये बात उंडेल दी कि मुझे पता है कि आप किस किस से मिल रहे हैं, लिहाजा आपको ये चाहिए कि आप लीडर के पीछे चलें, अपनी गेम ना करें। तो ये दूसरा जो चीज़ जिससे उनको महसूस ही हो रहा है कि उनकी पार्टी के अंदर से रिवोल्ट की करवाई जा रही है, उनकी पार्टी को अंदर से तोड़ा जा रहा है। तो ये एक दूसरा एविडेंस था जो इमरान खान साहब को मिला। और तीसरी चीज़ पंजाब है। पंजाब के अंदर एक वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही है। तकरीबन 26 MPs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनका ताल्लुक इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से इस्तवार हो चुका है। और ये बात ये की जा रही है कि अब अगर परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ कोई करारदाद पेश होती है और उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद होता है तो ये 26 लोग उस दिन ऐवान में नहीं आएंगे और उसके बाद डेफिनेटली पंजाब का तख्त बदल जाएगा। और इस पे मियां नवाज शरीफ साहब को भी पता है, आसिफ अली जरदारी साहब को भी पता है, वो पिक्चर के अंदर हैं। और अब जब मियां शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए लंदन गए थे तो ये मामला वहाँ पे डिस्कस हुआ है। पार्टी का ख्याल ये है कि हमजा शहबाज साहब को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब और कुछ लोगों का ख्याल ये कि हमजा शहबाज पे हमें इक्तफा नहीं करना चाहिए, हमें ज़रा इस सारे सिलसिले को ब्रॉड करना चाहिए ताकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम चल सकें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हमजा शहबाज साहब के साथ खुश नहीं है। और जब भी हमजा शहबाज साहब का नाम फ्लोट किया जाता है तो एक मजाक सा बनता है कि वफाक के अंदर वालिद है और पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसमें बेटा बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी में कोई और शख्स है ही नहीं कि जो इस काबिल हो कि जिसको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठाया जा सके। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब भी इस चीज़ को बाइक नहीं करना चाहते कि हमजा शहबाज साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो इस बार एक नया न्यूट्रल किस्म का चीफ मिनिस्टर तलाश किया जा रहा है जिसको कुर्सी पे बिठाया जा सके और सब लोग उस पर मुतमईन हो। तो एक तीसरी चीज़ जिसका इमरान खान साहब को पता है कि पंजाब के अंदर एक तब्दीली की जा रही है और उस तब्दीली में हमारे अपने लोग इस्तेमाल हो सकते हैं। और चौथी और आखिरी चीज़ जिसने इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा किया है उसका ताल्लुक भी मियां शहबाज शरीफ की मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात है। और उसके बाद उस मुलाकात से रिलेटेड जो ट्वीट्स मरियम नवाज साहिबा ने की और जिसका इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बार बार कर रही है, उसने भी इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस को वीक किया। और वो सिलसिला ये है कि मियां नवाज शरीफ जिसको इश्तहारी करार दिया गया, जिनको मफरूर भी करार दिया गया और जो लंदन में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान आ नहीं सकते, मियां शहबाज शरीफ उनके पास के अगले आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मशवरा करने के लिए। और जब पार्टी ने इस चीज़ को तस्लीम किया, जब खुर्रम दस्तगीर साहब ने इसके ऊपर कौम के सामने बात की, जब मरियम औरंगज़ेब साहबा ने इस पर बात की, जब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इस पर बात की, तो उसके बाद ये एक ऐसा तीर है जो इमरान खान साहब के दिल पे लगा और उन्हें यह महसूस हुआ कि तहरीक मैंने चलाई, कौम को मैंने बेदार किया
और लेकिन जो अगला आर्मी चीफ है वो मियाँ शहबाज शरीफ ही तैनात कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे उनको अच्छा नहीं लगा। उनका ख्याल ये था कि जो ये तहरीक चला रहे हैं अल्टीमेटली इसका नतीजा निकल आएगा और ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद अगला आर्मी चीफ इमरान खान साहब तैनात करेंगे। तो ये ख्वाब उनको टूटता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक डिप्रेशन है, एक फ्रस्ट्रेशन है, जिसका इजहार कल की जो तकरीर थी उसके अंदर उन्होंने किया। लिहाजा मुझे यूँ महसूस होता है कि इमरान खान साहब सिर्फ एक ही मकसद है उनका, वो ये चाहते हैं कि अगला आर्मी चीफ उनके हाथ से तैनात होना चाहिए। ना वो इलेक्शन चाहते हैं, ना वो पंजाब के अंदर अपनी गवर्नमेंट बचाना चाहते हैं, ना वो बहुत बड़ा इंकलाब लाना चाहते हैं पाकिस्तान में, ना कोई रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान को पानी से बाहर निकाल के उनके घर बनाना चाहते हैं, ना ही वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया का लीडर बनाना चाहते हैं, ना ही वो इस्लामी दुनिया की रहनुमाई करना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो ये चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि अगला आर्मी चीफ वो खुद चूज़ करें और इनके हाथ से उसको तैनात किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी डिज़ायर है इमरान खान साहब की, जो इस वक्त कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इसने इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सी पैदा कर दी है, एक डिप्रेशन पैदा कर दिया, और वो इस डिप्रेशन से निकलने के लिए आखिरी हद तक पर जाने के लिए तैयार है। लिहाजा मुझे यूँ महसूस होता है कि अनकरीब शायद इसी महीने के आखिर में या 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के दरमियान ये किसी वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें, क्योंकि इनके पास अब आखिरी ऑप्शन लॉन्ग मार्च है कि हम एक लॉन्ग मार्च करते हैं और इस्लामाबाद को यरगमाल बना लेते हैं। क्योंकि अब पंजाब में भी इनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में भी इनकी हुकूमत है और साथ आज़ाद कश्मीर में भी इनकी हुकूमत है। तो चारों तरफ से ये एक यलगार करके इस्लामाबाद को मफलूज करने की कोशिश करेंगे। इनका ख्याल ये है कि अगर आज़ाद कश्मीर से काफ़िले आ जाएँ और वो बाराको में आके बैठ जाएँ तो ज़ाहिर मरी का और कश्मीर का रास्ता रुक जाएगा। और अगर KPK से लोग हरीपुर की तरफ से, मारगला की पहाड़ियों की तरफ से इस्लामाबाद के अंदर यलगार कर दें और दूसरा जो अटक का पुल क्रॉस करके इस तरफ से आ जाएं और उसके साथ साथ पंजाब से लोग निकल के रावलपिंडी के अंदर ही अगर जमा हो जाएं तो उससे इस गवर्नमेंट का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ जाना चाहते हैं और ये उनकी फ़ाइनल कॉल होगी। इनका ख्याल ये है कि जो फाइनल कॉल है वो पाकिस्तान की हर चीज़ को बदल के रख देगी। तो इमरान खान साहब बड़ी तेज़ी से लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं और इस लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है? सिर्फ एक ही मकसद है कि आर्मी चीफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अगर एक हुकूमत में नहीं है तब भी वही उसको तैनात कर सकें। तो इमरान खान साहब की एक ही ख्वाहिश है कि अगला आर्मी चीफ इमरान खान साहब को तैनात करना चाहिए, और जो शख्स इस ख्वाहिश के रास्ते में मज़ाहम होगा या रुकावट डालेगा, इमरान खान साहब उसे अपना दुश्मन भी समझेंगे, उसे मीर जाफ़र भी कहेंगे, उसे मीर सादक भी कहेंगे, उसे मिस्टर एक्स भी कहेंगे, उसे मिस्टर वाई भी कहेंगे और उसे वो गद्दार भी कहेंगे।